हमने लास्ट टाइम सीखा था पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का प्रोग्राम, लेकिन हम इसे फिगर से समझना चाहेंगे कि कैसे इस प्रोग्राम ने वर्क किया था, हाउ इट वर्क्स पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो छोटा सा हम एक फिगर बनाएंगे और उस फिगर से हम कंसेप्ट को समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन किए थे। एक तो कैरेक्टर n, जिसे हमने माना कि साइज 10 दी हुई है। तो कंप्यूटर ने क्या किया, कैरे बना दिया n साइज का, 10 साइज का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट किया था नितिन, हालांकि हम कुछ और डेटा भी ले सकते हैं। अब हमने पढ़ा था नल कैरेक्टर, ये अपने आप में कैंपस क्वेश्चन है। ये रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ स्ट्रिंग। कारण क्या कि हमने साइज 10 दी है, लेकिन हम 10 से कम डेटा भी दे सकते हैं। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि स्ट्रिंग एंड हो गई? जहाँ पे अपने आप स्लैश 0 इंसर्ट हो जाएगा। तो ये अपने आप इंसर्ट हो जाता है जब हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब सेकेंड लाइन में लिखा था कैरेक्टर m, अब ये भी हमने साइज 10 का रखा था, तो यहाँ पे एक m और बन गया। हालांकि अभी इसमें कोई डेटा नहीं है। हमने लिखा था str cpy, हम चाहते कि m में कॉपी हो जाए n, जिसके लिए c में फंक्शन है str cpy। तो जो डेटा n में था वही डेटा किस में कॉपी हो गया? m में। तो यहां पे भी नितिन आ गया। तो ये जो लाइन नंबर 3 है, इससे ऐसा हुआ। लेकिन लाइन नंबर 4 में टीचर ने कहा रिवर्स। हमने कहा कि m को रिवर्स कर दिया जाए और वापस m में ही स्टोर हो। तो इसके लिए हमने फंक्शन यूज किया था strrev। तो जो m है वो रिवर्स हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हम जानते हैं कि इस स्ट्रिंग की खासियत ऐसी है कि अगर हम उल्टा लिखना भी शुरू कर दें तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी बनना तो वही डेटा क्या, NITIN ऑफ स्लैश 0। अब हमें नहीं कंपेयर करना था कि ओरिजिनल डेटा और कॉपी सेम हो रही है या नहीं। तो हमने यहां पे लिखा था कंपेयर इफ m एग्जैक्टली इक्वल टू n, जिसके लिए हमने यूज किया था स्ट्रिंग कंपेयर। हमने लिखा था strcmp m, n एग्जैक्टली इक्वल टू 0। कंप्यूटर आपस में आज की डिफरेंस फाइंड करता है। जैसे n माइनस n, तो क्या बचेगा 0, i माइनस i 0, t माइनस t 0। तो strcmp की खासियत है कि जब दोनों डेटा सेम होते तो क्या कहता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो उस केस में हमने प्रिंट करवाया था कि n इज पैलिंड्रोम। हम जानते कि n में डेटा के नितिन, तो प्रिंट होगा नितिन इज पैलिंड्रोम। बाय चांस अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो प्रिंट होगा कि जो डेटा आपने दिया है वो पैलिंड्रोम नहीं है। हम जानते कि हमारे इंडिया में दो तरह से नेम लिखे जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट नेम पहले फिर लास्ट नेम, जैसे भूपेन खिलरानी। लेकिन साउथ इंडिया में पहले सरनेम और फिर नेम, जैसे VVS लक्ष्मण या KL राहुल। तो नाम उसका राहुल है, लेकिन पहले KL आता है। तो हम चाहते हैं कि हम एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें यूजर से फर्स्ट नेम अलग पूछें और लास्ट नेम अलग पूछें और कंबाइन करके क्या बता दें, फुल नेम। आपने कभी किसी एग्जाम के लिए फॉर्म भरा होगा तो उसमें भी ऐसा ही होता है
कि वो फर्स्ट नेम अलग पूछते हैं और लास्ट नेम अलग पूछते हैं। तो मेरा इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे इस प्रोग्राम का पहला ऑब्जेक्टिव है हाउ टू टेक स्ट्रिंग इनपुट। सेकेंड, मेरे इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है हाउ टू यूज strcpy strcat। CAP का मतलब है कॉपी, CAT का मतलब है कैट यानी कैटनेशन एंड ज्वाइनिंग। strupr, यूपीआर का मतलब है अपर केस, अपर केस हम कहते हैं कैपिटल केस को। और strlen फंक्शन, अभी जो टेक्निक में यूज करूं उस टेक्निक को कहते हैं LBE, लर्न बाय एग्जाम्पल। यानी हम छोटा सा एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाते हैं, उस एग्जाम्पल प्रोग्राम में सब समझ में आ जाता है कि टेक्निकली किस फंक्शन का कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। नहीं, पहले मैं हाउ इट वर्क्स पे फोकस करना है कि कैसे ये वर्क करता है। तो जैसे मैं स्टोरी समझ में आई उसके हिसाब से कुछ वेरिएबल्स हमें चाहिए। तो सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल चाहिए दोस्तों ए। हालांकि वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। ए रिप्रेजेंट करे फर्स्ट नेम को, बी जो रिप्रेजेंट करे लास्ट नेम को। अब एक वेरिएबल सी चाहिए फुल नेम के लिए। नाउ दिस इज वाइवा क्वेश्चन। टीचर हमसे वाइवा में कहेंगे कि यहाँ पे हमने 10 + 10 क्यों रखा, यानी 20 क्यों रखा? क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट नेम 10 लेटर्स का है, लास्ट नेम भी 10 लेटर्स का, तो फुल नेम कितने लेटर्स का बनेगा? 20 लेटर्स का। तो सिस्टम ने ए के लिए भी स्पेस रिजर्व कर दिया, बी के लिए भी स्पेस रिजर्व हो गया, और सी के लिए भी स्पेस रिजर्व हो गया है। लेकिन सी के लिए डबल स्पेस, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग आपस में कंबाइन हो जाएंगी। अब हमें सीखा था एक फंक्शन गेट एस। हम लिखेंगे गेट एस ए। गेट एस का फुल फॉर्म है गेट स्ट्रिंग, तो यहां इनपुट हो जाएगा। ऐसे हम लिखेंगे गेट एस बी, तो किस में इनपुट हो जाएगा? बी में। तो गेट एस का फुल फॉर्म टीचर ने बताया गेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने कहा जैसे फॉर एग्जांपल राम, हालांकि हम कुछ भी डेटा दे सकते हैं। अब हमारी स्ट्रिंग की खासियत है कि अपने आप उसमें /0 इंसर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आंसर हो जाएगा? /0, जिससे कि सिस्टम को पता चलेगा कि स्ट्रिंग यहाँ एंड हो गई। यहाँ मैं उसके सरनेम इनपुट कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैन। हालांकि मैं कोई बड़ा डेटा ले सकता हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैं छोटे डेटा को रिलाई कर रहा हूँ। अब हम सोच सकते हैं कि फुल नेम में क्या आना चाहिए। फुल नेम में पहले आना चाहिए राम और फिर स्पेस फिर जैन। तो टीचर को लाइन नंबर 3 में देखिए क्या लिखना पड़ेगा। टीचर को लिखना पड़ेगा strcpy, यानी कॉपी करना है। किस में कॉपी करना है? सी में। किससे कॉपी करना है? ए को। तो जिसमें कॉपी करना है पहले उसका नाम, जिसको कॉपी करना है फिर उसका नाम। तो लाइन नंबर 3 से क्या होगा दोस्तों? लाइन नंबर 3 से यहां राम आ जाएगा, लेकिन अब कॉपी नहीं करना है, पीछे से जोड़ना है। तो जब भी हमें पीछे से कुछ ऐड करना हो दोस्तों, तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है कैट, strcat। सी में क्या जोड़ना है? स्पेस। तो कैट मीन्स ज्वाइन करना है। जैसे कि मैंने कैट का मतलब बताया था कैटिनेट। तो सिस्टम से हम कह रहे हैं कि सिस्टम लाइन नंबर 4 की मदद से जो डेटा सी में है उसी में क्या जोड़ दीजिए?
स्पेस जोड़ दी तो यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। ऐसा नहीं करते तो भी काम चल जाता, लेकिन बीच में स्पेस नहीं आता, जबकि हम चाहते हैं बीच में स्पेस आए। अब लाइन नंबर 5 से क्या कहेंगे? लाइन नंबर 5 से मैं कहूँगा str cat, यानी फिर से जोड़ना है। किस में जोड़ना है? सी में जोड़ना है। क्या? बी को जोड़ना है। तो ज्वाइन का मतलब है एट द एंड। तो पहले से जो डेटा उसके एंड में जुड़ जाएगा, तो क्या जुड़ जाएगा? बी। और हम जानते हैं कि बी का डेटा क्या है? जैन। अब हम अपने ऑनलाइन फॉर्म में कैसे भी भरें, जब मार्कशीट आती थी तो सब कुछ कैपिटल किस लेटर्स में शो होता था। तो यहाँ पे एक फंक्शन अवेलेबल है strupr। strupr हम किसी कन्वर्ट करना चाहेंगे अपर केस में सी को। अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं अपर केस और यूके इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल केस। तो जब लाइन नंबर 6 चलेगी तो पूरे का पूरा डेटा कैपिटल हो जाएगा। तो राम स्पेस जैन, और यहाँ पे /0 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ अवेलेबल, एक फंक्शन। तो लाइन नंबर 7 में हम कह सकते हैं l इक्वल टू strlen, और किसकी लेंथ? c की लेंथ। तो सिस्टम काउंट करेगा कि c में कितने लेटर्स हैं। तो c में कितने लेटर्स हैं फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो l में जाके क्या स्टोर हो जाएगा? 8। अच्छा, अंत में हम प्रिंट करवाना चाहेंगे। हम प्रिंट करवाना चाहेंगे एक तो सी को, तो सी में क्या प्रिंट हो जाएगा? राम जैन। और क्या प्रिंट करना चाहेंगे? एल, यानी उसकी लेंथ। तो सिस्टम कहेगा कि राम जैन की लेंथ कितनी है? 8 है। हमने ये फंक्शंस तो यूज किए, लेकिन सवाल आता है कि ये फंक्शंस आएंगी कहां से। तो थैंक्स टू हेडर फाइल्स, डेनिस ड्रिची ने ये फंक्शन पहले से बना के रखे हुए हैं। तो बस हमें वो हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी जिसमें ये पहले से ही डिफाइंड होते हैं। पहले से किस में डिफाइंड है? string.h में। हाँ, अगर ये फंक्शन string.h में नहीं होते देन द जॉब इज डिफिकल्ट, लेकिन क्योंकि पहले से ही सब कुछ अवेलेबल है तो जस्ट वी टू यूज दोस फंक्शंस टू अचीव द टास्क। अब जैसा कि हमने लॉजिक सीखा है, सेम वैसे ही हमें प्रोग्राम पे फोकस करना है। और प्रोग्राम जब भी मैं बनाता हूँ तो मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ। रूल कहता है कि हमेशा हमें लॉजिक पे फोकस करना चाहिए। अगर हम लॉजिक पे फोकस करें तो कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें फर्स्ट नेम लेना है, तो वेरिएबल का नाम मैंने क्या दे दिया? ए। हाँ, लेकिन जब मैं कंपनी में काम करूंगा तो कंपनी में मीनिंगफुल नेम काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो मैं ए ना देखे यहाँ पे नाम कहता हूँ फर्स्ट नेम, जिससे कि टीम मेंबर्स को भी समझ में आए कि टेक्निकली मैं कर क्या रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों? टेकिंग फर्स्ट नेम। ऐसे में क्या लिख रहा हूँ? गेट इज लास्ट नेम। तो जैसा हमने लॉजिक में ए बी समझा था वैसा मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन कंपनी के रूल के हिसाब से ऑलवेज यूज मीनिंगफुल नेम्स। तो ए बी सी से बेहतर है कि मैं यूज करें फर्स्ट नेम लास्ट नेम। टेकिंग सेकंड स्ट्रिंग, तो हमने सेकंड स्ट्रिंग इनपुट कर लिया। अब लॉजिक क्या कह रहा है कि पहले सी में हमें फर्स्ट नेम को कॉपी करना है। तो हम सिस्टम से कहें कि सिस्टम आप कॉपी कीजिए। किस में कॉपी करना है? फुल नेम में। किसे कॉपी करना है? फर्स्ट नेम को। कॉपी फर्स्ट नेम इनटू फुल नेम। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ उसे कमेंट कहा जाता है। कमेंट केवल आपको समझाने के लिए, कंपेल उनको इग्नोर कर देगा। अच्छा, अब हम लिख रहे हैं str cat, क्योंकि ज्वाइन करना है। फुल नेम में क्या जोड़ना है? स्पेस जोड़ना है। ज्वाइन स्पेस। ऐसे अभी में क्या ज्वाइन करना है? फुल नेम कॉमा लास्ट नेम। कंबाइन या ज्वाइन लास्ट नेम विथ फुल नेम। अब देखिए, अगर आप पढ़ें कोडिंग को तो ये
पढ़ने में सही नहीं लग रहा, सी कॉमा ए, सी कॉमा डैश, सी कॉमा बी, जबकि ये पढ़ने में आसान लग रहा है। क्यों? हम सिस्टम से करें कॉपी करना है फुल नेम में फर्स्ट नेम, फुल नेम में कॉपी करना है स्पेस, और फुल नेम में क्या कॉपी करना है लास्ट नेम। तो ये फर्स्ट ईयर का वाइवा क्वेश्चन है। टीचर आपसे वाइवा में पूछेंगे कि क्या हम वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं आंसर देना पड़ेगा यस, वी कैन गिव एनी वेरिएबल नेम, नो प्रॉब्लम, बट इफ इट इज मीनिंगफुल देन इट इज ऑलवेज इजियर टू रीड द प्रोग्राम, क्योंकि टीम में अकेला मैं नहीं रहूँगा, और भी बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे, तो प्रोग्राम शुड बी रीडेबल। अच्छा, अब हमें बॉस ने कहा था कि हमें अपर किस में कन्वर्ट करना है, किससे? फुल नेम को, तो कन्वर्ट टू अपर केस। अच्छा, इसी का अपोजिट फंक्शन है str_lwr, क्योंकि मैं टीचर तुम्हें सिखा रहा चाह रहा हूं कन्वर्ट टू लोअर केस। हालांकि नेम हम यूजुअली अपर केस में लिखते हैं, लेकिन हाँ अवेलेबल है ये फंक्शन। यहाँ पे 2 स्लैश का मतलब है कि इस लाइन को मैंने कमेंट किया हुआ है, यानी ये लाइन टेक्निकली वर्क नहीं करेगी, लेकिन आप चाहें तो इसको डिसेबल करके इससे एक्टिवेट कर दीजिएगा। अच्छा, अंत में भी कहा गया था हमें लेंथ फाइंड करनी है, किसकी? फुल नेम की, और कहा गया था कि हमें प्रिंट करा है, क्या प्रिंट करा है? एक तो फुल नेम और लेंथ। तो हम लिखेंगे फुल नेम इक्वल टू खाली स्थान, फुल नेम इक्वल टू खाली स्थान, लेंथ इक्वल टू खाली स्थान। ऐसे स्टूडेंट में सोचता हूँ कि जितने खाली स्थान उतने उसके आंसर। तो पहले खाली स्थान में क्या आएगा? फुल नेम, दूसरे खाली स्थान में क्या आएगी? लेंथ। अब सी लैंग्वेज में कोड होते हैं, स्ट्रिंग के लिए यूज होता है %s, इंटीजर के लिए यूज होता है %d, ऐसी फ्लोट के लिए यूज होता है %f। तो क्योंकि पहले स्ट्रिंग शो नहीं, इसलिए यहाँ पे हम %s लिखेंगे, यहाँ पे लेंथ शो करनी, इसलिए क्या लिखेंगे? %d। अब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे अगर आपको मैं पाइथन सिखा रहा होता, तो पाइथन में मैं ऐसे ब्रैकेट्स छोड़ सकता था खाली। तो पाइथन कहता है कि जितना डेटा आपको यहाँ भेजना उतना खाली ब्रैकेट छोड़ दीजिए, लास्ट में फिर डॉट लगाइए और लिखिए फॉर्मेट फुल नेम कॉमा l। सो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट अप्रोचेस, लेकिन हमारे सी लैंग्वेज में अप्रोच क्या है? स्ट्रिंग के लिए %s और इंटीजर के लिए क्या? %d। और पहले खाली स्थान में क्या आ जाएगा? फुल नेम, और दूसरे खाली स्थान में क्या आ जाएगा? लास्ट नेम। तो ऐसे स्टूडेंट ने लॉजिक को फॉलो कर दिया, लेकिन सी लैंग्वेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो पहला रूल है वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि आपने जो जो यूज किया उसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या यूज किया? तो फर्स्ट नेम यूज किया, दूसरा हमने क्या यूज किया? लास्ट नेम, और तीसरा हमने क्या यूज किया? फुल नेम। साथ साथ हर प्रोग्राम की एंट्री मेन से होती है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट फॉर ओएस। तो जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन से एंट्री करेगा, लास्ट में मैं वापस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाना पड़ता है। तो सक्सेस के लिए हम क्या लिखते हैं? 0, फेलियर के लिए 1। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन पहले से किसी लाइब्रेरी में है, तो वो लाइब्रेरी कौन सी? string.h। इसी तरह से printf भी एक लाइब्रेरी के अंदर है, उस लाइब्रेरी का नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो हमें हेडर फाइल सेट करनी पड़ती है। अब इसको मैं नॉन टेक्निकली समझना चाहूँगा। जैसे मेरी मदर चाय बना रही थी मेरे लिए, तो मदर को टी पाउडर मैन्युफैक्चर नहीं करना है, शुगर मैन्युफैक्चर नहीं करनी, वो पहले से अवेलेबल है, उससे बस ऐड करना है ना, इंक्लूड करना है। वैसे ही printf पहले से बना हुआ है, str पहले से बना हुआ है, उससे हमें बस क्या करना है? ऐड करना है अपने प्रोग्राम के साथ। तो मैं कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करूँ कि प्रोग्राम में प्लीज़ आप इनको ऐड कर दीजिए। चलिए, अब हम इस प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे। मार्केट में बहुत सारे आईडी अवेलेबल है प्रोग्रामिंग करने के लिए। अगर आपको कोड ब्लॉक्स पसंद हो तो कोड ब्लॉक्स में काम करें। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड पसंद हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड में दोनों ही MingW कंपाइलर का यूज़ करते हैं।
तो ये हमारा आज का पहला प्रोग्राम है, स्ट्रिंग मर्ज एग्जाम्पल .cpp। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल किया जाए तो बिल्ड में जाके हम कहेंगे कंपाइल। यहाँ पे हमें एक वेरिएबल और डिफाइन करना पड़ेगा, वो है इंटीजर एल, क्योंकि हमने यहाँ पे एल भी यूज किया हुआ है। अच्छा हुआ मैंने मिस्टेक की, जिससे कि हमारे दोस्तों को समझ में आ गया कि वेरिएबल डिक्लेरेशन की क्या जरूरत है। तो सिस्टम कह रहा है कि आपने एल नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, तो हमने एल को भी डिफाइन कर लिया। फिर से कंपाइल किया जाए और रन किया जाए। अब देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आईटी इंडस्ट्री में जब भी कर्सर ब्लिंक करे ना, वो इनपुट के लिए वेट कर रहा है। तो मैंने कहा रेंचो, हालांकि हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, और रणछोड़ दास कहीं 10 से ज़्यादा ना हो जाए, मैं इतना ही डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सिस्टम कह रहा है कि जो फुल नेम है वो क्या है, रणछोड़, क्योंकि मेरी साइज कम दी हुई है। और टोटल लेंथ कितनी है फ्रेंड्स, 14। और पूरी का पूरा स्ट्रिंग क्या हो गया, कैपिटल केस। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ प्रोग्राम बनाया भी मैंने, रन भी मैंने किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं सॉफ्टवेयर को बेचूं तो एक प्यारा सा मैसेज शो, क्या, एंटर योर फर्स्ट नेम, जैसा कि एटीएम मशीन में होता है कि एंटर योर पिन नंबर। और ऐसे हम चाहते हैं यहाँ पे लिखा आ जाए एंटर लास्ट नेम। तो कमर्शियली जब हम सॉफ्टवेयर को बना के सेल करते तो हम चाहते हैं कि क्लाइंट की हेल्प हो, जिसके लिए हम कुछ मैसेजेस दे सकते हैं। तो अब देखिए मैसेज आ रहा है, एंटर योर फर्स्ट नेम। तो जैसे मेरे सामने बैठे हुए विवेक, जिनके सरनेम त्रिपाठी है, तो सिस्टम कह रहा है फुल नेम इज विवेक त्रिपाठी और लेंथ 13। अब कैंपस में आपसे कहा जाएगा कि पहले फर्स्ट नेम कॉपी मत करो, पहले क्या काम कॉपी करो, लास्ट नेम, और फिर क्या कॉपी करो, फर्स्ट नेम। तो उस केस में क्या शो होता, त्रिपाठी विवेक। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो दोस्त हैं इस प्रोग्राम के बेसिस पे वो प्रोग्राम भी बना सकते हैं जिसमें पहले लास्ट नेम आएगा और फिर क्या आएगा, फर्स्ट नेम आएगा। मैं एक कैंपस का क्वेश्चन यहाँ लिखना चाहूँगा, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स एंड अदर सिंबल्स used in the program are collectively known as, तो आंसर है दोस्तों टोकन्स। तो टेक्निकली अभी मेरे प्रोग्राम में एरर क्यों आया था, मेरे प्रोग्राम में एरर आया क्योंकि सिस्टम को टोकन सही नहीं मिला। उसे एल तो मिला, लेकिन उसे नहीं पता कि एल का डेटा टाइप क्या था। आज हम इफ एल्स का बहुत ही एग्जाम्पल सिंपल सा सीखना चाहेंगे, जिसमें हम यूजर से एज पूछेंगे और एज के बेसिस पे शो करेंगे कि वो वोट दे सकते हैं या नहीं। कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले हम उसके लॉजिक को समझते हैं। लॉजिक को हम एल्गोरिदम के फॉर्म में भी समझ सकते हैं और फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को बनाने से पहले मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ कि कैसे हम चेक कर सकते हैं वोट और नॉट। फ्लो चार्ट की खासियत होती है कि फ्लो चार्ट में पहले से कुछ सिंबल रिजर्व्ड रहते हैं और हर सिंबल का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। शुरुआत होती है एलिप्स से। तो हमने स्टार्ट किया और जैसा कि हमें क्वेश्चन में पता है कि हमें यूजर से एज पूछना है, तो हम लिखेंगे इनपुट एज। अब इनपुट करने के लिए पैलोग्राम का यूज होता है। हमें फैसला लेना है, किसके बेसिस पे फैसला लेना है, एज के बेसिस पे, जिसके लिए हम यूज करते हैं रोम्बस का। क्या आपकी उम्र
18 या उससे अधिक है। अब दो ही चीज होंगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू हुआ तो हम कह सकते हैं कि आप वोट दे सकते हो। लेकिन बाय चांस अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो हम कह सकते हैं कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं दे सकते हैं। हालांकि जब हम एक्चुअल प्रोग्राम बनाएंगे तो एक्चुअल प्रोग्राम में हम और मीनिंगफुल मैसेज ले सकते हैं। यहां हम एक सिंपल मैसेज दे रहे हैं और फिर स्टॉप। अब सबसे पहले हमने यहां पे यूज किया था एलिप्स। जो एलिप्स है ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज होता है। हमने यूज किया था पैरेललोग्राम। इसका हम यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए या आउटपुट शो करने के लिए। और आज हमने पहली बार यूज किया रोम्बस का। रोम्बस हम यूज करते हैं कंडीशन के लिए या डिसिजन बॉक्स के लिए। तो जब भी हमें डिसिजन लेना हो तो डिसिजन बॉक्स के लिए हम यूज करते हैं रोम्बस। एरो यूज होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कि हमें अगला ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। अच्छा, आज हमने स्ट्रिंग इनपुट करना सीखा। तो पहले तो हम सिंपल एग्जांपल बनाएंगे, लेकिन बाद में जब हम इंप्रूवमेंट करेंगे तो इम्प्रूव्ड वर्जन में हम नेम भी पूछ लेंगे। फायदा क्या होगा? हम नाम के साथ मैसेज शो करेंगे तो नेम भी पूछना पड़ेगा और एज भी। तो हम मैसेज देंगे कांग्रेट्स अजय यू कैन वोट, नहीं तो फिर सॉरी अजय यू कैन नॉट वोट। तो पहले केवल केवल एज और फिर नेम और एज का हम एग्जाम्पल बनाएंगे। यहाँ पे हमें प्रिंट नहीं, यहाँ में इनपुट लिखना है। हम यूजर से इनपुट करवाएंगे नेम और साथ साथ इनपुट करवाएंगे एज। हमने भी देखा इसका फ्लो चार्ट कि कैसे हमें वोट और नॉट का प्रोग्राम बनाना है। अब हम लॉजिक के बेसिस पे प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमें लिखा गया था इनपुट एज। सी लैंग्वेज में इनपुट करने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन। अब इंटीजर वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं %d। अब किस में इनपुट करा लेते हैं? एज में। तो टेक्निकली ये क्या हो गया? इनपुट एज हो गया। अब हमें फैसला लेना है। तो सी लैंग्वेज में कुछ ऐसा सिंटेक्स होता है, इफ कंडीशन फिर ट्रू वैल्यू और फिर फॉल्स वैल्यू। अब हमारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, गलती से वो यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं जो कि इनकरेक्ट है। सेमीकोलन का मतलब है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो यहाँ एरर आ जाएगा, एल्स विदाउट इफ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है क्योंकि स्टेटमेंट का एंड अभी नहीं हुआ है। अब हमें बॉस ने कंडीशन क्या दी है कि आपकी उम्र 18 से अधिक या 18 होना चाहिए। अब मैथमेटिक्स में हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा लिखते हैं। तो हम मैसेज देना चाहेंगे प्रिंट एफ यू कैन वोट, नहीं तो फिर हम मैसेज देना चाहेंगे यू कैन नॉट वोट। अब कैन नॉट को मैं एपोस्ट्रोफी में लिखना चाहूंगा। मैं सिखाना चाहता हूं कि जिससे स्लैश इन होता है न्यू लाइन के लिए, वैसे ही अगर हमें एपोस्ट्रोफी प्रिंट करनी हो तो हम क्या लगा सकते हैं? स्लैश सिंगल कोट। अब लॉजिक के हिसाब से तो प्रोग्राम बन गया, लेकिन हमें मैसेज देना है यूजर को। तो एक मैसेज देते हैं एंटर योर एज,
लेकिन सी लैंग्वेज का रूल कहता है कि जो वेरिएबल हमने यूज़ किया उसको डिफाइन कीजिए, तो हम सिस्टम को इन्फॉर्म करें कि हमें इंटीजर एज चाहिए। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू का मेन से, तो हमने मेन यहाँ डिफाइन कर लिया। अच्छा, रिटर्न जीरो भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, डिफॉल्ट इज रिटर्न जीरो, तो नहीं लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट क्या समझ जाएगा सिस्टम, रिटर्न जीरो समझ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने प्रिंटफ का यूज़ किया तो हमें एक लाइब्रेरी चाहिए, और उस लाइब्रेरी का नाम है stdio.h। अब इस प्रोग्राम को कॉपी किया जाए, और इसे हम किसी भी आईडी में रन कर सकते हैं। इसे कंपाइल करते हैं, इसे रन करते हैं, तो एज पूछी जा रही है। तो मैंने कहा 15 ईयर्स, तो सिस्टम करे सॉरी आप वोट नहीं दे सकते। अब देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ऐसे प्रिंट हो रहा है, तो सिस्टम करे यू कांट वोट। अब हम फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और हमसे फिर से एज कही गई, तो हमने कहा 18, तो सिस्टम करे क्या वोट दे सकते हैं। अब अगर हम 18 से कोई अधिक दे दे तो भी चलेगा, तो भी कह रहा है यू कैन वोट। अब जैसा कि हमें कहा गया था कि इसी कोड को इम्प्रूव करना है, यूजुअली जब मैं किसी प्रोग्राम को इम्प्रूव करता हूँ तो यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, जैसे *1, यहाँ *2, यहाँ *3। तो फायदा क्या होता है कि आपको पूरा प्रोग्राम फिर से नहीं लिखना पड़ता, बस चेंजेस फिर से लिखने पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए चेंजेस परफॉर्म कर रहा हूँ। Improving above code by taking name also. अब हमें आज टीचर ने सिखाया कि स्ट्रिंग कैसे इनपुट करवाते हैं, क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग है। तो चेंजेस क्या होंगे दोस्तों, जहां *1 लिखा है वहां आ जाएगा कैरेक्टर नेम, जो भी साइज आप देना चाहिए, जैसे मैं 20 साइज दे रहा हूं, और मैं एक मैसेज जोड़ दूंगा printf एंटर योर नेम। अब सेमीकोलन की फायदा क्या है, सेमीकोलन का एडवांटेज है कि आपने एक बार सेमीकोलन लगा दिया तो आप अगला स्टेटमेंट उसी लाइन में भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। हमने आज ही सीखा कि स्ट्रिंग इनपुट करने की क्या होता है, गेट इज, तो किस में इनपुट करना है, नेम में। तो जहां मैंने *1 लगाया है वहां ये लॉजिक हम ऐड कर देंगे। जो *2 है वहां देखिए चेंज क्या होगा, *2 में आएगा कॉन्ग्रेट्स, %s, परसेंटेज मीन्स उसका नाम, यू कैन वोट। लेकिन बाय चांस अगर उसकी उम्र अभी छोटी है तो *3 में आ जाएगा सॉरी %s, यू कांट वोट। अब बस यही चेंजेस हम ओरिजिनल प्रोग्राम में कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को मैं सेव एज कर लेता हूं और इसका नाम हम 3 कर देते हैं, विथ नेम। बस अब टीचर ने हमें जो सजेशंस दिए हैं वो सजेशंस हम यहाँ ऐड करते जाएं। ये सजेशन में ऐड कर दिया यहाँ पे। तो आगे चल के कई बार ऐसा होगा कि जब हम ओरिजिनल प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे तो हम इस टेक्निक से परफॉर्म कर सकते हैं चेंजेस। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने का ऑप्शन है, बस आप राइट क्लिक कीजिए, कहिए फॉर्मेट यूज अ स्टाइल, तो कोड प्रॉपर्ली अरेंज हो जाएगा। हमने सेव किया, कंपाइल किया और रन किया, तो नेम मुझसे पूछा जा रहा है, तो नेम हमने कहा अमिताभ बच्चन, उम्र अराउंड 80 ईयर्स हो गए होंगे,
तो श्योर है कांग्रेस अमिताभ बच्चन, यू कैन वोट। अब हम जानते कि अमिताभ बच्चन की फैमिली में एक आराध्या हैं जो अराउंड अभी 8 या 9 ईयर्स की होंगी। तो लिखा रहा है सॉरी आराध्या बच्चन, यू कांट वोट। तो हमारा प्रोग्राम दोनों तरह से वर्क कर रहा है। हमने भी इस प्रोग्राम में यूज किया स्लैश इन, जिसका मतलब होता है न्यू लाइन एंड लाइन चेंज। ऐसे में यूज किया स्लैश सिंगल कोट, जिससे कि हमें सिंगल कोट मिल गया था। अब इनको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप का मतलब है किसी चीज को स्किप करना, मतलब स्लैश इन प्रिंट नहीं हुआ, बल्कि एक लाइन चेंज हो गई। अब ये एस्केप सीक्वेंसेस का कंसेप्ट सभी लैंग्वेजेस में, अगर हम भविष्य में जावा सीखेंगे या पाइथन सीखेंगे या एप्पल स्विफ्ट सीखेंगे तो वहाँ पे भी कंसेप्ट्स हैं। जिस कारण से मेरी चैनल कोड विद भूपेंद्र पे मैंने आप लोगों के लिए एस्केप सीक्वेंस का वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसमें कि आप एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस और कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे आज के अगले प्रोग्राम में हम चेक करना चाहेंगे कि जो नंबर हमें दिया गया वो इवन है या ऑड है। अब हमारे इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? हाउ टू यूज परसेंट, इसमें कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। अब ये रिमाइंडर ऑपरेटर सब में है, चाहे हम सी सीखें, चाहे C++ सीखें, या जावा सीखें, या C# सीखें, या पाइथन सीखें। जब भी हमें रिमाइंडर चेक करना तो हम क्या यूज करते हैं? परसेंटेज साइन। अब इवन नंबर्स की खासियत क्या है? इवन नंबर्स आर फुली डिविजिबल बाय 2। सो रिमेनिंग पार्ट इज ऑलवेज 0। मुझसे इंटरव्यू में हमेशा कहा जाता है कि नॉन टेक्निकली समझाओ। मेरे पास 4 एप्पल हैं और 2 दोस्त बैठे हुए हैं। 2 एप्पल मैंने पहले दोस्त को दे दिए, 2 दूसरे को दे दिए। मेरे पास रिमेनिंग कितने एप्पल बचे? 0। अब मेरे पास 5 एप्पल हैं, तो 2 मैंने पहले दोस्त को दे दिए, 2 दूसरे दोस्त को, अब 1 मैंने अपने पास रख लिया। दैट इज द रिमाइंडर। शेष फल उसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इवन नंबर्स में शेष फल हमेशा क्या बचता है? 0। अब हमेशा की तरह पहले हम इसका फ्लो चार्ट देखना चाहेंगे कि इसका फ्लो चार्ट कैसा होगा। और एक बार हमें फ्लो चार्ट समझ में आ गया तो प्रोग्रामिंग करना हमेशा आसान रहता है। तो जैसे कि हमने देखा कि हर फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग सिंबल आता है, स्टार्ट। अब यहाँ पे हमें यूजर से एक नंबर पूछना है, तो नंबर को हम n ले सकते हैं। अब हमें कंडीशन बॉक्स यूज करना है कि n हम आपको 2 से डिवाइड कर रहे हैं और क्या आप रिमाइंडर एग्जैक्टली 0 दे रहे हैं या नहीं। इससे हम कहते हैं एग्जैक्टली इक्वल। अब 2 बातें होंगी, या तो हाँ होगा या ना होगा। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। लेकिन जो नहीं डिवाइड हो पाए उनको हम ऑड कहते हैं। हिंदी में कहते हैं सम और विषम संख्याएं। तो सम मीन्स इवन और विषम मीन्स ऑड संख्याएं। अब हमारे दोस्त कहेंगे सर आप हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। तो माना हमने पहले इनपुट किया 8। अब 8 को डिवाइड कीजिए 2 से। 2 4 जा 8। ये जो बचा ये रिमाइंडर कहलाता है। तो रिमाइंडर क्या है फ्रेंड्स? 0। तो क्या 0 एग्जैक्टली 0 होता है? यस। तो सिस्टम कहेगा वो इवन नंबर है।
नेक्स्ट टाइम जब हम रन करेंगे तो हम इनपुट करेंगे 9, तो 2 4 जा 8, बचेगा कितना 1। अब क्योंकि 1 0 के बराबर नहीं होता तो ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर। अब घर में आपको इसी प्रोग्राम के बेसिस पे लीप ईयर का प्रोग्राम बनाना है। हम जानते हैं कि हर 4 साल में एक ऐसा ईयर आता है जिसमें फैब में 29 डेज होते हैं और ओवरऑल 366 डेज हो जाते हैं। अब ऐसे ईयर्स की खासियत क्या है, ये डिविजिबल बाय 4 होते हैं। जैसे भी कुछ समय पहले सन 2020 में लीप ईयर था, अब सन 2024 में लीप ईयर आएगा, क्योंकि 2020 2024 ये सब 4 से डिविजिबल है। तो बस मेरे दोस्तों को करना क्या है, 2 की जगह 4 लिख देना है, इवन की जगह लीप लिख देना है, और ऑड की जगह क्या लिखना है, नॉन। तो मेरे जिस फ्रेंड को इवन ऑड का प्रोग्राम आता है, टेक्निकली उसे लीप ईयर का प्रोग्राम भी आता है। क्यों, बस 2 की जगह 4 से डिवाइड करना है और मैसेज चेंज कर देना है। तो क्यों ना इसकी प्रोग्रामिंग की जाए। हमें टीचर ने इनपुट करना सिखाया कि कैसे इनपुट करते, कुछ इस तरह से। क्या n आप 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? अगर हाँ तो आप एक इवन नंबर है, लेकिन नहीं तो आप एक ऑड नंबर है। बाकी चीजें हम बाद में ऐड लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे प्रोग्राम बनाने की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है, कि जो चीज़ें हमेशा आनी है वो चीज़ें मैं बाद में इंट्रोड्यूस करता हूँ, जिससे कि पूरा फोकस हमारा किस पर है, लॉजिक पे। अब प्रोग्राम तैयार हो चुका है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा आज का 4th प्रोग्राम है, इवन ऑड .cp पे। कंपाइल किया जाए और रन किया जाए। तो हमने कहा 8, तो सिस्टम कह रहा है कि 8 कैसा नंबर है, इवन। हमने कहा 9, तो सिस्टम कह रहा है कि 9 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। अब आज हमने फोकस किया इफ एल्स के प्रोग्राम्स पे। अब हमें घर में क्या करना है, पहला तो हमने सीखा लीप ईयर का प्रोग्राम बाय चेंजिंग अबव कोड। सेकंड, मेरे चैनल पे आप जाएंगे, इसमें भी लीप ईयर का प्रोग्राम है। विदाउट यूजिंग इफ एल्स, यानी बिना इफ एल्स के मैंने इस प्रोग्राम को बनाया, जो कि कैंपस में आपको काम आएगा, कि कैसे हम बिना एफ एस की मदद से भी लीप ईयर को चेक कर सकते हैं। तीसरा, हमने स्कूल लाइफ में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और चौथा, सॉल्व CQ based on if else by writing them inside main। जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। जैसे हम लिखा if 1, तो print f pk else print f 3 idiots। C लैंग्वेज में 1 मतलब ट्रू, नॉन जीरो मतलब ट्रू, 0 मतलब क्या, फॉल्स। तो हम इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं।
और यहाँ प्लेस कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि मेन प्रोग्राम तो हम सभी दोस्तों ने सीखा कि बनाना ही बनाना है। और ऊपर में एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। CQ बेस्ड ऑन if.cpu। अब इसे कंपाइल कर लेते हैं और इसे रन करते हैं, तो हमें मिल रहा है PK। अब PK क्यों मिला फ्रेंड्स? क्योंकि सी लैंग्वेज में 1 मतलब ट्रू, नॉन जीरो मतलब ट्रू, जीरो मतलब फॉल्स। तो मैं यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ। तो सिस्टम क्या कह रहा है? 3 इडियट्स, क्योंकि जीरो मतलब क्या था? फॉल्स। हमने पढ़ा था नॉट ऑपरेटर, टीचर ने पढ़ा था नॉट फॉल्स। जो असत्य ना हो, जो असत्य ना हो वो क्या बनेगा? सत्य। तो नॉट जीरो से हमें क्या मिलेगा? ट्रू। तो फिर से क्या मिलने वाला है? PK। अच्छा, अब हम लिखें नॉट 1, जो सत्य ना हो। तो जो सत्य ना हो क्या बन जाएगा? असत्य। तो टेक्निकली सिस्टम कहाँ चला जाएगा? 3 इडियट्स पे। अब ऐसे में टीचर ने स्कूल में पढ़ाया था कि दो नॉट अपने आप को कैंसिल कर देते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ, ये गलत है। अब जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है, तो टेक्निकली मैं क्या बोलता हूँ? सत्य बोलता हूँ। तो 2 बार अगर नॉट हो या इवन नंबर ऑफ नोट हो तो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या? एक नॉट। हमने इसे कंपाइल किया और रन किया। लेकिन हमें टीचर ने पढ़ाया था दोस्तों कि अगर 3 हो यानी और नंबर में हो तो लास्ट में एक बच जाएगा। तो कैंपस में ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों जिसमें बहुत सारे नॉट होंगे, लेकिन सही आंसर कौन बताएगा? जिसे रूल पता हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सब आपस में कैंसिल हो गए, तो ट्रू ट्रू ही रहेगा। तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? PK। हाँ, लेकिन अगर 21 होते तो हमें क्या मिलता? 3 इडियट्स।